नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर। हम अपने इस खास बुलेटिन में आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली एनसीआर की अब तक की सभी बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर सर्वोच्च न्यायालय का सरकार को आदेश। कहा, सरकार किसान कमेटी बनाकर करे चर्चा, यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वीकारी योगी सरकार की चुनौती। बोले, आ रहा हूं लखनऊ, कर लीजिए सरकारी स्कूल पर बहस। दिल्ली में कोरोना मरीजों में दिखा नया इन्फेक्शन। घातक फंगल इन्फेक्शन से खत्म हो रही है आंखों की रोशनी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूषण का हमला भी जारी। कई शहरों में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक इस श्रेणी में है दर्ज। हाई हुआ AQI। दिल्ली में सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या। बदमाशों ने दवाई लेने निकले शख्स को बनाया निशाना। कृषि कानूनों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटीशंस दाखिल की गई हैं, आज उसकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ये निर्देश दिया कि आप किसानों की यानी सभी पक्षकारों को शामिल करके एक कमेटी बनाएं और वो कमेटी इस पूरे मामले के समाधान को सुझाए ताकि सड़कों से किसान हट सकें। बता दें कि ये पूरा मामला दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास अड़ोस पड़ोस और सहित पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से गतिरोध सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने को कहा है। इसमें भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और गुरुवार को फिर से सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सरकार की बातचीत का अभी तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। सरकार को किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्द ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर ये सुलझने वाला नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कानून की पढ़ाई करने वाले ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दायर की है। इस याचिका में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। किसानों को हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगे हैं। कोर्ट ने किसानों को भी पार्टी बनाने की इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान एक पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामले की दलील दी थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान सिंघू टिकरी समेत कई बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को आज पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई खापों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। ये खापें 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होंगी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान क्या किया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये ताल ठोकते ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब एक ने चुनौती दी, दूसरे ने लपक ली। इस अवसर को भुनाने के लिए दोनों नेता अब आमने सामने आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि मैं लखनऊ आ रहा हूं, कर लीजिए स्कूल पर बहस। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं ये खबर। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम
दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए। मैं वहां पे आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में। दुनिया भर में 2020 में कोरोना ने जबरदस्त 2020 खेला। कभी बुखार, कभी खांसी, कभी कोई लक्षण नहीं, फिर भी हम हो रहे हैं बीमार। लेकिन अब दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक नया मामला आया है। मामला ये है कि अब आंखों में एक ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे समस्याएं बढ़ रही हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ये समस्याएं और ज़्यादा घातक हो रही हैं। कोरोना का ये नया रूप, इस पूरी खबर में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आपको बचना है, आपको नहीं बरतनी है कोई ढिलाई। आइए देखते हैं ये खबर। देश भर में कोरोना कोहराम के बीच कोरोना वायरस मरीजों में एक नई तरह के फंगल इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है। जिन भी मरीजों में ये इन्फेक्शन पाया गया है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 15 दिनों में ईएनटी सर्जन ने कोविड-19 म्यूकोमोर्सिस के 13 मामले देखे हैं। हालांकि ये हालात चिंताजनक है, लेकिन नए नहीं है। सर गंगाराम अस्पताल के एक बयान में कहा गया है कि ब्लैक फंगस या म्यूकोमोर्सिस रोग लंबे समय से प्रत्यारोपण और आईसीयू और इम्यूनोडिफिशियेंसी रोगियों की बीमारी और मृत्यु का कारण रहा है। हालांकि कोविड-19 रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो गंभीर चिंता का कारण है। पिछले 15 दिनों में ईएनटी सर्जनों ने 50% से अधिक रोगियों में कोविड-19 म्यूकोमोर्सिस रोग के मामले देखे हैं। एक समाचार एजेंसी की माने तो अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ समय में डॉक्टरों को लगभग 10 रोगियों का इस इन्फेक्शन के लिए उपचार करना पड़ा था। लगभग 50% अपनी दृष्टि को अस्थायी रूप से खो देते हैं। इन 5 रोगियों को गंभीर हालत के कारण काफी देखभाल की जरूरत पड़ रही है। बयान में कहा गया कि इन मामलों में अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। सर गंगाराम अस्पताल के सलाहकार ईएनटी सर्जन वरुण रॉय ने कहा कि नाक बंद, आंख या गाल में सूजन जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत ओपीडी में एंटी फंगल थेरेपी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए। वहीं दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के नए 1376 मामले दर्ज किए गए, जो 3.5 महीने में सबसे कम थे। 60 नए लोगों के साथ मरने वालों की संख्या 10,074 हो गई। अधिकारियों ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट रविवार को 2.74% से घटकर 2.15% हो गया। सोमवार को जारी ताज़ा बुलेटिन में कहा गया कि 5,83,509 मरीज ठीक हो गए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़ाके की ठंड तो मशहूर है ही, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण भी दुनिया में सुर्खियां बनता है। याद है ना, अमेरिका के चुनाव थे और दिल्ली का प्रदूषण। लेकिन बता दूं कि दिल्ली में एक बार फिर कड़ाके की ठंड है। प्रदूषण से 2 दिन तो राहत मिली, लेकिन एक बार फिर प्रदूषण खराब स्तर पर है। और कहा यह जा रहा है, यानी जो मौसम वैज्ञानिक है, प्रदूषण के जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि ये बहुत खराब भी हो सकता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बुधवार को इसमें कमी आने के आसार हैं। बुधवार सुबह भी वायु प्रदूषण में थोड़ा सुधार दिखा। माना जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ इसमें और सुधार आ सकता है।
वहीं इससे पहले हवा के धीमी होने से मंगलवार को हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में दर्ज की गई। एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर में AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को फरीदाबाद व गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। CPCB व सफर इंडिया के अनुसार हवा की गति बढ़ने से बुधवार को प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा, इसीलिए अगले 2 दिन एयर इंडेक्स मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान है। CPCB के अनुसार मंगलवार को उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से चलने वाली हवा की गति सोमवार के मुकाबले थोड़ी कम रही, जिससे दिल्ली में AQI 230 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 160 था। एनसीआर के शहरों में सबसे कम एयर इंडेक्स गुरुग्राम 184 व फरीदाबाद में 196 दर्ज किया गया, इसीलिए इन दोनों शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा AQI ग्रेटर नोएडा में 290 दर्ज किया गया। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर PM10 की स्तर 160 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM2.5 का स्तर 91 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। बता दें कि पंजाब और हरियाणा में नहीं के बराबर पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण में पराली का रोल शून्य हो चुका है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के लिए स्थानीय कारक जिम्मेदार है, जिसमें गाड़ियों से निकलता धुआं भी शामिल है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली वालों को प्रदूषण से कब तक राहत मिल पाती है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। जैसे जैसे दिल्ली में पारा गिर रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अब दिल्ली के ही एक 40 साल के शख्स को किसी व्यक्ति ने गोली मार दी। बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस, जी हाँ, पुलिस उनका पीछा कर रही है, पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधी को जल्द ही खोजकर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। आइए हमारे अपराध संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखते हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने 40 साल के एक शख्स को सरेआम गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। मामला उत्तरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाने इलाके का है, जहां की राजीव नगर जैन कॉलोनी में रहने वाले 40 साल के आस मोहम्मद अपने घर से डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए निकले थे। जैसे ही वो दवाई लेकर वापस आने लगे तो रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने आस मोहम्मद को एक गोली मारी और उन्हें घायल हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। आस मोहम्मद को आनन फानन में बाबू जगजीवन लाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आस मोहम्मद की मौत हो गई। मेरा नाम सगीर है जी। आस मोहम्मद की उम्र कितनी थी और क्या हुआ था आस मोहम्मद के साथ? ये उम्र का तो 40 साल के लगभग है जी। और यहाँ से दवाई लेने के लिए गया था वो, उसकी दर्द था। और यहाँ से जाने के बाद में पता नहीं उसके साथ में किसने क्या मारा है, गोली मारी है उसके। और यहाँ पे कुछ आदमी आए बताने के लिए, और जब तक हम यहाँ से पहुँचे ना पुलिस पहुँची है ना कोई और हॉस्पिटल भी हमें उठा के ले गए उसको। किसी ने बताया? किसी ने आके बताया था यहाँ पे गोली मारी है, चाकू मारे हैं? गोली मारी है जी। तो आपने देखे थे उनकी हालत कैसी थी? हमने देखी है जी उसकी हालत। हॉस्पिटल जब लेके गए? हॉस्पिटल हम लेके गए हैं और हॉस्पिटल में हमने कपड़े भी उतारे उनके, जब तक भी कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा है। डॉक्टर भी ऐसी कार्रवाई कर रहे थे अपना, वो हम ही से कहते ये करो और वो करो। हाँ, कुछ पता चल पाया है जिसने? अभी तक हमारे को कोई नहीं पता चल रहा जी किसने, पुलिस क्या कर रही है या डॉक्टरों ने क्या करा है। सब आरोपी कौन थे, किस पे थे, कुछ पता चल पाया? नहीं, कुछ पता नहीं चला जी। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं जी। एक लड़की की शादी कर दी है, 2 बच्ची छोटी छोटी हैं, तीनों लड़की हैं जी। और कोई कमाने वाला भी नहीं है उसके घर में। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारे को बता रही है। कह रहे हम तलाश कर रहे हैं जी। काम क्या करते थे? काम ये रोड रोलर चलाते थे जी, सड़क कूटने वाला जो अंजन होता है वो। कोई आपसी झगड़ा कोई? नहीं, और बाकी कुछ नहीं था। मृतक पेशे से रोलर रोड चलाने का काम करता था। परिजनों ने किसी से रंजिश होने की बात को भी नकार दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वारदात की जगह पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए हैं। साथ ही इलाके में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंच सके और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। दिल्ली से अनिल कुमार अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। यह था हमारा खास बुलेटिन। आप सतर्क रहें, समझदारी से काम लें, ठंड बढ़ रही है, अपना ध्यान रखें और अपने आसपास का ध्यान रखें। कोरोना भी चल रहा है, इसलिए मास्क जरूर पहनें।
और मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेकिन सभी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। नमस्कार।